हम पढ़ रहे थे बच्चों एस्टेट टीजीटी साइंस के लिए फिजिक्स हमने स्टार्ट कर रखी है, जिसमें आज हम जो चैप्टर करेंगे वो लाइट करेंगे, जिसमें रिफ्लेक्शन भी हमें पढ़ना है और रिफ्रैक्शन भी हमें पढ़ना है। ये जो चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अब देखो, लाइट आपको पता है कि एक क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, हम देख पाते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है। और इसको आप क्या कहते हैं, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ठीक है, ये मैं प्रॉपर्टी बता रही हूँ हाल फिलहाल, बस आपको सुनना है। ठीक है, क्या होगा कि एक तो ये क्या है, ईएम वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप इसको बोलेंगे। ठीक है, इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, और जो लाइट होती है बच्चों, जो वो स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, ट्रेवल करती है। और जो लाइट होती है उसका ड्यूअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। और जो लाइट होगी वो शेडो को क्या करेगी, फॉर्म करेगी। स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में होती है सबसे मैक्सिमम, जिसकी वैल्यू आप क्या बोलते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही आप बोलते हैं। अगर आप सरफेस के ऊपर तब लाइट को डालते हैं तो तीन चीज़ें वहाँ पे होती हैं, या तो रिफ्लेक्शन होगा, या तो रिफ्रैक्शन होगा, या फिर एब्जॉर्प्शन होगी। तो हमें कौन सा पढ़ना है, हमें पढ़ना है आप भी रिफ्लेक्शन, और हम फिर क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ किसके बराबर होता है, रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। अगर आपने लाइट यहाँ पे डाली है तो वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। तो बीच में तो जो भी आप सरफेस लेते हैं, मान लीजिए सरफेस लिया है, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन तब आप ड्रॉ करते हैं, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल बच्चों। कोई भी आपने ये सरफेस लिया है तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन हो जाती है, इसको आप नॉर्मल बोल देते हैं। तो बीच में अगर हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है, यहाँ पे, तो ये नॉर्मल होगा। तो ये जो नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के बीच में जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और ये दूसरा एंगल होगा, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आप बोलेंगे। इसी को आप क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो फर्स्ट लॉ है। ठीक है, अगर फिर आप अगर देखते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और जो नॉर्मल होता है वो एक ही प्लेन में होते हैं, जो कि आप सेकेंड लॉ इसमें पढ़ते हैं। ठीक है ना, ये क्या करते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल। ठीक है, फिर जो हमें सबसे मेन जो है स्फेरिकल मिरर्स जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको पता होगा कि इसको यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बेसिस पे आप मिरर को बताते हैं। ठीक है, स्फेरिकल क्योंकि आप इसको कंप्लीट करते हैं तो ये एक ऐसे स्फेयर बन जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो उसी पे अगर यहाँ पे क्या है, एक केव बन रही है, केव आपको पता है ना, जैसे गुफा हो जाती है, तो पीछे की तरफ अगर जो बल्जिंग आउट जो सरफेस है, अगर उसके ऊपर ऐसे पेंट किया गया है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है, ये जो केव टाइप है, तो ये कनकेव मिरर हो जाता है। और अगर यहाँ पे क्या है, जो बल्जिंग आउट वाला सरफेस है, अगर ये एज अ मिरर बिहेव करता है और यहाँ पे पेंट किया गया है, तो ये कन्वेक्स मिरर हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अब जो चीज़ आपको पढ़नी है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़नी है बच्चों, वो क्या-क्या चीज़ें हैं? अब वो देखो, इमेज जो आप हमेशा बोलते हो कि भई एक ऑब्जेक्ट है, उसकी एक इमेज बनती है, वो 2 तरीके से बनती है। एक रियल इमेज होती है और एक कैसी होती है, वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है? रियल क्या है कि तब जो लाइट है वो एक्चुअल में मीट करती है, तब एक इमेज बनती है, तो उसको क्या बोल देते हो आप, रियल इमेज बोल देते हो। तब आप क्या करते हो, अपीयर टू बी मीट, आपको लगेगा कि यहाँ पे लाइन ना, आप जैसे आप जैसे हम इसमें बात करेंगे, जो कन्वेक्स मिरर है उसमें आप बात करोगे, रे तो आपको यहाँ दिखाई दे रही है, पर हमने इमेजिनरी पीछे ऐसे लाइन डॉट डॉट करके यहाँ पे एक इमेज फॉर्म कर ली। इसको आप क्या बोल देते हो कि ये एक वर्चुअल इफेक्ट यहाँ पे आता है। ठीक है, जो कि वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पे आपको ऑब्टेन नहीं होगी, स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती है। जैसे अगर आप सिनेमा में अगर आप देखते हो, सिनेमा हॉल में जो इमेज बनती है वो स्क्रीन के ऊपर बनती है, मतलब वो रियल इमेज होती है। ठीक है, और वो कैसी होगी, अगर आप वर्चुअल इमेज की बात करते हो, वर्चुअल इमेज इरेक्ट इमेज होगी बच्चों। कैसी होगी, वर्चुअल इमेज इरेक्ट होगी, क्योंकि एक होता है इन्वर्टेड, जो कि क्या हो जाता है, पेन कहाँ गया, जो इन्वर्टेड मतलब ऐसे उल्टा, और इरेक्ट का मतलब ऐसे आपको दिखाई देगी। रियल इमेज हमेशा कैसी मिलेगी आपको, इन्वर्टेड मिलेगी। वर्चुअल इमेज कैसी होगी, इरेक्ट होगी।
फिर हम बात करते हैं, एक मिरर आपके पास प्लेन मिरर भी तो होता है ना बच्चों, ठीक है? ये अभी हम इमेज पढ़ेंगे जो एक तो ये पूरा चार्ट ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा जो कि आपको ये याद रखना है। इमेज क्योंकि वहाँ पे डायग्राम तो कोई आपको देने से रहा, आपसे यही पूछेंगे अभी पोज़ीशन यहाँ पे है, साइज़ क्या होगा इमेज का और उस इमेज का नेचर क्या होगा, ठीक है? तो ये चार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? यही मैं आपको समझाने वाली हूँ, यही चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है? पहले पर हम प्लेन मिरर की बात करते हैं। प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है? प्लेन मिरर जो होता है, जो जिसमें हम जो कहते हैं भई शीशा हम जो देख रहे हैं, वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है? प्लेन मिरर ये पीवीई, वीई आप उसे याद रखिए, वी प्लेन मिरर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज वहाँ पे बनाएगा, जो कि हमारे साइज़ जितना जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसी के साइज़ की क्या बनती है वहाँ पे इमेज बनती है, कोई छोटी-बड़ी ऐसे नहीं होती। और यहाँ पे जो आपने देखा होगा लेटरल इन्वर्जन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो राइट चीज़ है वो लेफ्ट देखने को मिलती है और जो लेफ्ट है वो क्या देखने को मिलती है राइट। पर अप डाउन नहीं होता है कि जो ऊपर है वो चीज़ नीचे नहीं दिखेगी, बट राइट और लेफ्ट में आपस में चेंज हो जाता है। जो चीज़ एक्चुअल में राइट होगी वहाँ पे वो लेफ्ट में दिखाई देगी, जिसको आप क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है? और वहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट जितना मतलब डिस्टेंस होगा इमेज भी आपको लगेगी कि ये मिरर के इतनी ही पीछे खड़ी हुई है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? उतना ही अगर फ्रंट में जो जितना खड़ा उतना ही वो बिहाइंड इमेज मिरर के पीछे हमें दिखाई देगी, ठीक है ना? अब आप जो मिरर हैं, वो चीज़ हमें देखनी है कि उसमें कैसे-कैसे इमेज बनती है और उसमें आप जो मतलब आप पॉइंट करते हैं एक मिरर पे, उनकी एक-एक पॉइंट हमें देखने हैं कि जैसे ये आपने कनकेव मिरर हम बना रहे हैं, इसका यहाँ पे हमने पेंट कर दिया और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है। जो सेंटर में लाइन खींची जाती है बच्चों, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। जैसे ये वाली लाइन जो होगी, कहीं पे भी चाहे कनकेव में ले लीजिए, चाहे कन्वेक्स में, जो सेंटर में लाइन है इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। सेंटर में जो ये बिल्कुल पॉइंट होगा, ये वाला, इसको पोल बोला जाता है और जो आप ये पूरा जो स्फेरिकल मिरर का इफेक्टिव जो ये डायमीटर है पूरा, इसको क्या बोल देते हैं हम, अपर्चर बोल देते हैं। और जो सेंटर होगा इसका, जैसे ये है, यहाँ पे ये सेंटर है, यहाँ पे ये सेंटर माना गया है, मतलब इस पूरे स्फीयर को करोगे तो उसका जो सेंटर है, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। और ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का, इसको आप क्या बोल देते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस क्या होता है बच्चों, इसका हाफ डिस्टेंस जो होता है, ये जो पूरा आप इसको मान लीजिए आप रेडियस मान रहे हैं, इधर से इस पोल तक के डिस्टेंस को आप रेडियस मान रहे हैं, तो इसका आधा कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, फोकस होता है। और पोल से फोकस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है, ठीक है ना? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एफ किसके बराबर होता है, आर बाय 2 के। फिर आपको रेस के कुछ मतलब ऐसे जो रूल्स होते हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे बहुत नॉर्मल तरीके से आपको बताते हैं, अगर क्या है, जो रे है मतलब जो लाइट रे है, अगर वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल अगर आ रही है तो वो फोकस से जाएगी, ठीक है? अगर जो रे है बच्चों वो फोकस से गिरी, किस पे गिरी? फोकस पे गिरी। मान लीजिए अभी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ रही थी, बिल्कुल पैरेलल आ रही थी, तो कहाँ से गई? फोकस से गई। अगर रे कहाँ पे गिरी है? ये फोकस पे गिरी है, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल चली जाएगी। मतलब एक दूसरे का इन्वर्स मैंने बता दिया। क्या है कि अगर आप क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है तो फोकस से जाएगी, और अगर फोकस से लाइट आई है मतलब फोकस पे गिरी है आके, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल चली जाएगी, ठीक है? ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये कुछ मतलब पॉइंट्स हैं और सेम इसमें भी हैं, देखो। ये अपना कौन-सा है? ये वाला कन्वेक्स मिरर है, ये कनकेव है। इसमें देखो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के यहाँ पे कैसे आ रही है, ये पैरेलल आ रही है। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? वैसे तो ये एक्चुअल में तो ये ऐसे जाती है, ये ऐसे यहाँ पे टकराई और यहाँ ऐसे चली गई, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है और जो कनकेव होता है वो कन्वर्जिंग मिरर कहलाता है। लाइट एक्चुअल में तो यहाँ जा रही है, पर हम इसको क्या कर लेते हैं, पीछे की तरफ अपने आप लाइन वहाँ पे इमेजिनरी लाइन एक खींच देते हैं, पर वो भी किससे जाएगी? फोकस से जाएगी। ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई होगी। और जो अगर आप ये कहते हैं कि पोल से अगर ऐसे लाइन टकराती है, ये ऐसे है ना, तो वो ऐसे एक एंगल बनाती हुई यूँ की यूँ चली जाती है। ठीक है ना? अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, जैसे यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे बना रखा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस
चली जाती है। मतलब अगर यहाँ पे आ रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे ये दिखा रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई तो वैसे की वैसी चली गई, ठीक है। और ये मैंने फोकस से जो दिखाई थी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली गई। ये तो नॉर्मल थी चीज़ें। और यहाँ पे भी ये देखो कि सेम चीज़ हमने दिखा रखी है कि यहाँ पे अगर रे जो आप कह रहे हो कहाँ से आई है, फोकस पे गिरी है। अगर किस पे है, ये ऐसे गिरी और हमने फोकस पे इमेजिनरी बनाई तो वो कैसे चली जाएगी, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है तो इसमें कन्वेक्स में भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी, ठीक है। अब जो काम की जो बातें हैं सारी की सारी वो अभी आपको समझनी है। ये वाला मैंने बता दिया, पोल से आएगी तो यूं एक एंगल बनाते हुए सेम एंगल होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हम इमेज किसकी देख रहे हैं, कनकेव मिरर की देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो, याद करना भी काफ़ी आसान है बच्चों, पर आप सुनते जाना बहुत ध्यान से। अगर आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है, किस पे, इन्फिनिटी पे एक ऑब्जेक्ट, और ये हम पहले किसकी पढ़ रहे हैं, हम कनकेव मिरर की पढ़ रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट आपने रखा इन्फिनिटी से तो हम बोल रहे हैं कि पैरेलल आएगी, जो रे है, लाइट रे है, वो कैसे आएगी, पैरेलल आएगी। तो अगर इन्फिनिटी से रे आई, वो यहाँ पे टकराई और फोकस से निकलेगी। यही हम पढ़ते हैं कि जो भी रे क्या है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो किससे मिल जाती है, फोकस पे आके मिलती है। तो यहाँ से भी आपने ये माना कि वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई है तो फोकस पे। अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनती है बच्चों फोकस पे। और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है, ऑब्जेक्ट अगर किस पे रखा है, फोकस पे, तो इमेज बनती है, इमेज जो बनती है वो इन्फिनिटी पे बनती है, ठीक है। क्या बोला मैंने, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे बन जाएगी, इमेज बन जाएगी फोकस पे। अगर फोकस पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहाँ पे बन जाएगी, इन्फिनिटी पोजीशन पे बन जाएगी। अब देखो, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, फोकस पे इमेज बनी, पर वो कैसी बनेगी, बहुत बहुत छोटी बनेगी। किस साइज की बनेगी, बहुत छोटी बनेगी। अब इसका ये देखो कि ये किस नेचर की बनेगी, वो भी तो आपको पता होना चाहिए। एक तो जहाँ पे मिरर रखा है उसी साइड पे बनी है, तो इसको आप क्या बोलोगे, ये कैसी बनी है, रियल इमेज है। और कैसी बनेगी ये, एक तो इन्वर्टेड होगी, उल्टी इमेज ये बनेगी, सीधी इमेज नहीं बनेगी, ठीक है। कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, क्योंकि मिरर के आगे ही बन रही है। अगर पीछे बन रही होती तो आप इसको वर्चुअल बोलते और ये कैसी बनती, सीधी बनती और इरेक्ट होती। पर ऐसा अभी यहाँ किसमें नहीं हो रहा है, कनकेव में। तो क्या बात याद हो गई आपको, दो चीजें एक ही साथ याद हो गई। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनेगी, इमेज बनेगी फोकस पे। और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो इमेज जो बन जाएगी वो बन जाएगी इन्फिनिटी पे, ठीक है। और कैसा नेचर होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, क्योंकि एक्चुअल में वो मीट कर रही हैं तो इमेज जो होगी वो रियल ही होगी, ठीक है। जो दूसरा केस बन जाता है, आप देखो, हम ये बात करें कि भाई अभी तो आपने इन्फिनिटी पे बोला, इन्फिनिटी के बाद यहाँ पे कोई आप पोजीशन मानोगे, मान लीजिए आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर माना है और यहाँ पे इसका हाफ आपने फोकस माना है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की क्या है, इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे रखा हुआ है हाल फिलहाल। सेंटर ऑफ कर्वेचर की क्या रखा हुआ है, पीछे रखा हुआ है। तो जो इमेज बनती है वो सेंटर और फोकस के बीच में यहाँ पे बनती है, ऐसे उल्टी, ठीक है। अगर सेंटर के पीछे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, क्योंकि अब इन्फिनिटी से अब थोड़ा सा आगे ले आए ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बन जाती है, सेंटर और फोकस के बीच में, ठीक है। अब इसका उल्टा कर लो, कैसे, कि अगर क्या रखा होता कि सेंटर और फोकस के बीच में, सेंटर और फोकस के, यहाँ पे फोकस लिख देते हैं, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा होता, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा होता, तो इमेज जो बनेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के यहाँ पीछे बनेगी। तो उल्टा ही हो गया ना। तब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट था तो इमेज बनी सेंटर और फोकस के बीच में। अब मैंने ऑब्जेक्ट रखा सेंटर और फोकस के बीच में तो इमेज बनी सेंटर के पीछे, ठीक है। नेचर सेम ही होगा, रियल इमेज बनेगी और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। क्योंकि देखो, तब दूर ऑब्जेक्ट था तो नॉर्मल सी बात है, इमेज बहुत छोटी बनेगी। फिर आप थोड़ा सा पास ले आए तो थोड़ी अभी भी छोटी रहेगी, डिमिनिश जिसको आप बोलते हो। तो क्योंकि इन्फिनिटी में तो पॉइंट साइज थी, यहाँ पे बिल्कुल, मतलब जिसको आप बोलोगे यहाँ भी छोटी है, डिमिनिश्ड है। पर जैसे और पास लाते जाओगे, अभी आपने किसका था, किसके पीछे था, सेंटर के पीछे था। अब अगला केस क्या बन जाएगा आपके, कि आपने सेंटर पे ही रख दिया, पहले इन्फिनिटी पे था,
फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे था, अब आपने सेंटर पे रख दिया। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है और सेम साइज बनता है। मतलब जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही इमेज का साइज होगा। और ये कैसी इमेज बनी है? रियल बनी है पर उल्टी बनी है, जिसको आप इन्वर्टेड बोलते हो। रियल के साथ आपको कैसा ही केस देखने को मिलेगा? इन्वर्टेड आर आई ही देखने को मिलेगा। रियल होगी पर इन्वर्टेड होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बननी है। ठीक है। फिर हमने क्या केस बोला था कि उसके बाद आपने क्या किया? सेंटर और फोकस के बीच में किसको रख दिया है? ऑब्जेक्ट को रख दिया है। तो अब इमेज कहाँ बनने वाली है? अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे इमेज बनेगी। अब जितना मिरर के पास लेते जाओगे उतना अब इमेज का साइज बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है। जितना अब किसको मिरर के पास लेके जाओगे ऑब्जेक्ट को, उतना इमेज साइज भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अब जो रियल और इन्वर्टेड तो बनी ही बनी है, और पर जो साइज है वो अब ऑब्जेक्ट से ज्यादा बड़ा इमेज का आएगा। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर जो अगला केस है वो कैसा है कि अब आपने किस पे रख दिया? क्योंकि अब आप पहले ले आए थे सेंटर और फोकस के बीच में। अब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दोगे? अब रख दोगे आप इसको फोकस पे। ठीक है, अगर आप इसको फोकस पे रखते हो तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। किस पे बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी और हाईली एनलार्ज्ड बनने वाली है। कैसी बनेगी? बहुत एनलार्ज बनेगी और नेचर सेम रहेगा, रियल और इन्वर्टेड ही होगी। ठीक है, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। मतलब अभी तक आपने कनकेव में कैसा पढ़ा है? कनकेव में आप यहाँ पे लिखेंगे, कनकेव में आपने क्या पढ़ा है? रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और जितना ऑब्जेक्ट को पास लेते जा रहे हो उतना जो साइज है इमेज का वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना? पहला फिर से मैं अब केस बताती हूँ कि तब इन्फिनिटी पे था तो किस पे बनी? फोकस पे। फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा तो इन्फिनिटी पे इमेज बनी है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनी। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है तो सेंटर और फोकस के बीच में इमेज बनी, और सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे इमेज बनी। ठीक है, ये सेम केसेस थे सारे। अब अगर हम बात करें कि आपने फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा है, जैसे यहाँ पे रखा गया है, ये फोकस है और यहाँ पोल है, इसके यहाँ पे आपने क्या रख दिया है? ऑब्जेक्ट को रख दिया है। तो रे जो है ना बच्चों, वो यहाँ पे मीट हो ही नहीं सकती। देखो, एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट गई, एक तो वो ऐसे, क्योंकि सेंटर से जाने वाली रे सेंटर से ही वापस आ जाती है। ठीक है, फिर एक हमने पोल से टकराई, जो लाइट है पोल से टकराई और वो एक एंगल बनाते हुए निकल जाती है। क्या आपको लग रहा है कि ये कभी मीट हो जाएंगी? ये तो डाइवर्स हो रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट जा रही हैं, नहीं हो सकता। तो ये किसकी तरफ दिख रही हैं? कि ये पीछे की तरफ मीट होंगी। ठीक है, वो किसकी तरफ मिलेंगी? मिरर के पीछे मिलेंगी, जा करके आगे नहीं मिल सकती हैं। अगर मिरर के पीछे इमेज बन रही है तो आप उसको वर्चुअल और इरेक्ट इमेज यहाँ पे बनने वाली है, और साइज जो होगा वो कैसा होगा? साइज यहाँ पे बड़ा होगा। ठीक है, साइज कैसे होने वाला है? बड़ा होने वाला है। अब जिन चीजों को भी आपको कैसे करना है, साइज में बड़ा देखना है। जैसे जो डेंटिस्ट है उसको दांत को अगर देखना है तो साइज थोड़ा सा एनलार्ज करके देखना पड़ता है, तो वो कनकेव मिरर का यूज कर रहा है। ठीक है, और सारी जगह पे रियल इन्वर्टेड इमेज बनी। बस एक ही केस में तब फोकस और पोल के बीच में क्या रखा जाता है? ऑब्जेक्ट को। तब वहां पे कैसी इमेज बनी है? वर्चुअल और इरेक्ट इमेज वहां पे बनी है, और साइज बहुत बड़ा है क्योंकि ऑब्जेक्ट और पास में आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एनलार्ज्ड इमेज बनेगी और पीछे बनेगी मिरर के। ठीक है, तो जहां भी आपको एनलार्ज इमेज देखनी होती है, बड़ी साइज करना होता है, तो आप कनकेव मिरर का यूज करते हो। और कनकेव मिरर का एक और क्या प्रॉपर्टी रही है उसका? कि वो कन्वर्जिंग नेचर का होता है। जितनी भी जैसे जो टॉर्च हैं, सर्च लाइट हैं, व्हीकल हेडलाइट्स हैं, जो क्या करती हैं? वो कन्वर्ज करती हैं लाइट को, और पैरेलल मतलब बीम वो रिलीज करती हैं, जो अभी हम पढ़ रहे थे। ठीक है, अभी मैंने बोला जो डेंटिस्ट होता है वो भी क्या करता है? कनकेव मिरर का यूज करता है। पर वहां पे ऑलरेडी पहले से ही ऐसे मतलब उसकी अरेंजमेंट होके आती है कि वहां पे जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे ही रखा जाएगा, जो पोल और फोकस के बीच में ही होगा। तभी तो अपनी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन पाएगी, अदरवाइज तो नहीं बनेगी। जो शेविंग मिरर है वो भी ऐसा ही होता है, क्योंकि लार्ज इमेज वहां पे चाहिए होती है। ठीक है, और जो सोलर फर्नेसेस होते हैं
वहाँ पे भी कनकेव मिरर का ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे कंसंट्रेट करनी होती है सनलाइट, ठीक है ना, हीट प्रोड्यूस करने के लिए। तो वहाँ पे भी आपको कनकेव मिरर ही देखने को मिलेगा। फिर हम कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं कि वहाँ पे आपको कैसे-कैसे इमेज देखने को मिलती हैं। यहाँ पे अच्छी बात ये है कि आपको 2 ही मतलब वो याद रखनी है, यहाँ पे बहुत सारी याद नहीं रखनी, यहाँ पे 2 ही ये केस आपको याद रखने हैं। एक तो किस पे है, इन्फिनिटी पे। देखो इन्फिनिटी पे बेशक से मतलब आप रख रहे हैं, पर नॉर्मल आपको पता होगा कि वो फ़ोकस पे ही बनेगी, चाहे कनकेव में रख लीजिए, चाहे कन्वेक्स में रख लीजिए, ठीक है? पर यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है भई, जो कन्वेक्स होता है उसमें मिरर के पीछे इमेज बनती है। कनकेव में सिर्फ़ एक केस ऐसा रहा, तब आपने फ़ोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा था, वहाँ पीछे बनी और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज वहाँ पे बनी थी, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, तब कन्वेक्स जो मिरर होता है, कैसा होता है? कन्वेक्स जो मिरर होता है, इसमें अगर आपने क्या रखा है, अगर आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे है और पैरेलल आएँगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं हमेशा ही, पर वो ऐसे डाइवर्ज हो जाएँगी, क्योंकि कन्वेक्स मिरर का नेचर है कि वो डाइवर्जिंग होता है। पर अब पीछे वो मीट होंगी, मतलब वो वर्चुअली ऐसा होगा कि वो पीछे की तरफ ऐसा आपको मीट होती हुई नज़र आएँगी, तो इमेज कहाँ पे बनेगी? फ़ोकस पे बनेगी। और पॉइंट साइज़ होगा, मतलब छोटी होंगी, वर्चुअल और इरेक्ट होंगी, ठीक है? जो कन्वेक्स मिरर होता है वो एक ही टाइप की इमेज बनाता है, कन्वेक्स मिरर एक ही टाइप की इमेज बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है? कनकेव ने बदल ली थी, वैसे तो वो कैसी बना रहा था, रियल और इन्वर्टेड बना रहा था, पर एक ही केस हो गया जहाँ पे उसने वर्चुअल और इरेक्ट बनाई थी, ठीक है? फिर आप क्या है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे भी कहीं पे भी रख लीजिए, मतलब इन्फिनिटी से और पोल तक, जहाँ पे आपका मन करे आप वहाँ पे रख लीजिए। जैसे लिखा है बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर, आप कहीं पे भी रख सकते हैं, ठीक है? वहाँ पे भी साइज़ कैसा बनने वाला है, आपका डिमिनिश्ड होगा और इमेज जो बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट ही बनेगी। तो ये चीज़ें यहाँ पे याद रखने की है, ठीक है ना? तो अब यहाँ पे देखो आपने क्या चीज़ एक तो ये पाई है कि भई इमेज पीछे बन रही है, ठीक है? स्क्रीन पे नहीं आएगी और इमेज जो है वो छोटी बनने वाली है। तो जो रियर व्यू जो मिरर होता है व्हीकल्स में, क्योंकि यहाँ छोटी इमेज बनती है कन्वेक्स मिरर में, तो वो इसी वजह से वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, किसका? कन्वेक्स मिरर का। और वहाँ पे यहाँ सीधी इमेज भी तो है, वर्चुअल है और कैसी है? इरेक्ट इमेज बनती है किसमें? कन्वेक्स के केस में, ठीक है? तो इसी वजह से यहाँ पे, और जितने भी जैसे आपने देखा होगा कि पहाड़ों में जैसे ब्लाइंड टर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं ना, कि भई यहाँ पहाड़ है कुछ दिख ही नहीं रहा, तो ब्लाइंड टर्न्स उनको बोलते हैं ना हम। तो वहाँ पे भी कन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक मतलब बहुत बड़े एरिया को वो उस छोटे से उस एक मिरर में वो दिखा देता है, ठीक है? जहाँ भी ज़्यादा ट्रैफ़िक होगा वहाँ पे मतलब यूज़ किया जाता है, और बहुत सारी दुकानों में भी एज़ अ सिक्योरिटी पर्पज़, कि छोटे उसमें एरिया में बहुत सारा एरिया वो कवर कर लेता है। मतलब मिरर पूरी दुकान को भी मतलब उसमें वो कवर कर लेता है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। फिर हम बात करते हैं कि जो कन्वेंशन मानी गई हैं, ठीक है? ये यूज़ेज़ मैंने अभी बता दिए आपको कन्वेक्स मिरर के। फिर जो कन्वेंशन जो माना गया है स्फेरिकल मिरर्स का, वो अभी आपको समझना है, ठीक है? ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो यहाँ पे ये बनाई गई है, ठीक है? देखो बच्चों, ये जो आप ऊपर वाला मतलब ऐसे ये जो पूरी चीज़ आप मान रहे हैं, जो भी डिस्टेंस जैसे इस तरफ माना जाएगा, इस तरफ कैलकुलेट किया जाएगा, वो पॉज़िटिव होगा। जैसे दिखा रखा है भई, इस तरफ जो भी डिस्टेंस आप मेज़र करेंगे वो पॉज़िटिव होगा। इसके अपोज़िट जाएँगे, मतलब रे इस तरफ जाती है ना, तो इस तरफ पॉज़िटिव माना गया है, और इसके अपोज़िट अगर जाता है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? हाइट अगर नीचे डाउनवर्ड है तो वो नेगेटिव मानी जाएगी, अगर ऊपर की तरफ है, हाइट ऊपर की तरफ है, तो वो कैसी मानी जाएगी? पॉज़िटिव मानी जाएगी। मतलब ऑब्जेक्ट मान लीजिए ऐसे रखा हुआ है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव मानी जाएगी, पर इमेज ऐसे बन रही है, तो हाइट ऑफ द इमेज जो है वो नेगेटिव मानी जाएगी। जैसे हमने कनकेव मिरर में देखा था, वहाँ पे रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही थी, तो इसका मतलब वहाँ पे जो आप इमेज की जो बात कर रहे हैं, हाइट ऑफ द इमेज, मैं सिर्फ हाइट ऑफ द इमेज की बात कर रही हूँ अभी, हाइट ऑफ द इमेज जो है वो नेगेटिव मानी जाएगी, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव मानी जाएगी। पर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे कैलकुलेट किया जाता है पोल से, और जो ऑब्जेक्ट जहाँ रखा गया है वहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है। इसका मतलब
वो नेगेटिव होगा, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा आप नेगेटिव ही मानेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट यहीं रखा जाता है, तो वो नेगेटिव होगा। अब फोकल लेंथ जो होती है कनकेव मिरर की, वो नेगेटिव होती है, मतलब यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे फोकस है, तो डिस्टेंस आप ऐसे मेजर कर रहे हैं, ये वाला ऐसे पोल से फोकस की तरफ, तो वो नेगेटिव होगा। और जो फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स मिरर है वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि जो कन्वेक्स मिरर होता है बच्चों उसका फोकस यहाँ पे होता है। ठीक है, अभी आपने देखा था ना कि यहाँ पे रे आई है, तो वो ऐसे निकल जा रही है, पर पीछे की तरफ आप उसको फोकस पे मीट करा रहे हैं, तो उसका फोकस यहाँ पे होता है, तो ये डिस्टेंस ऐसे मेजर किया जाएगा। तो फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर वो हमेशा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। जो मिरर फॉर्मूला है वो कैसे लिखा जाता है, 1/v प्लस में 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये क्या होता है, जो v है वो इमेज डिस्टेंस होता है, इमेज डिस्टेंस की बात चल रही है, u डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, और f क्या है, फोकल लेंथ है। फिर यहाँ पे क्या पूछा जाता है, जो मैग्निफिकेशन जो होती है, मैग्निफिकेशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर, वो लिखा जाता है m से। दो तरीके से निकाला जाता है बच्चों, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक तरीका और है उसका, यहाँ पे आप लिखोगे इमेज डिस्टेंस मतलब m इज इक्वल टू माइनस v बाय में u, जो डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर m नेगेटिव आता है, अगर m क्या आता है बच्चों, नेगेटिव आता है, तो वो रियल इमेज है, अगर पॉजिटिव आता है तो वो वर्चुअल इमेज है। ठीक है, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आ रही है तो इमेज रियल होगी। ठीक है ना, रियल इमेज आपको पता है ना कि इधर बन रही होती है इस तरफ, तो मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आया तो रियल है, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है तो वो वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, बात आपको समझ में आई गई होगी। और फिर जो हमें बात करनी है, ये यहाँ पे भी लिखा ही हुआ है वैसे, ये सारा, ये एच, ये यू वी, पर ये ध्यान रखिएगा ये मिरर का है, क्योंकि आपको लेंसेज भी पढ़ने हैं अभी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है। अभी जो मैंने बताया, पॉजिटिव फॉर द वर्चुअल इमेज एंड नेगेटिव फॉर द रियल इमेज। ठीक है, और ये वैल्यू भी जो है नेगेटिव साइन इन दी वैल्यू, ये मैंने बताया कि वो क्या दिखा रही है, कि वो रियल है कि वो इन्वर्टेड है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको, ये चीज़ें आपको मतलब निकालनी है, और एक दो जो न्यूमेरिकल होगा वो आपको ट्राई करके देखना है। ठीक है, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे यहाँ पे वैल्यूज़ निकाली गई हैं, इसके फॉर्मूले में ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, पहले ही एक माइनस भी आता है, मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है, ये v बाय यू। फिर आप जो निकाल के आएंगे, आपने डिस्टेंस निकाला या इमेज निकाली, तो उस हिसाब से। और ये मैंने बता ही दिया था, अगर इस साइड इमेज बन रही है तो वो नेगेटिव में आ जाएगा, वर्चुअली है तो आपको पता है वो पॉजिटिव में आएगा ही। ठीक है, फिर हमें क्या बातें करनी है, जो रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट है। देखो, मैक्सिमम स्पीड आपको पता है 3 × 10⁸ होती है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट का चेंज होना। ठीक है, जो क्योंकि मीडियम चेंज हो जाता है तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो चेंज हो जाती है। आप किसी में भी, जैसे एक रेयर मीडियम से अगर आप डेंसर की तरफ जाते हैं, जैसे एक ग्लास स्लैब में भी ये चीज़ देखी जाती है कि ग्लास स्लैब में ये चीज़ हमें पता लगना है ना कि वहाँ पे पहले किस में होता है, पेन कहाँ गया, कि ऐसे है। और जैसे हम रिफ्रैक्शन किस में देखते हैं बच्चों, जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जो होता है उसमें हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आप एयर मान रहे हैं, तो एक यहाँ पे आपने लाइट को इंसिडेंट किया, नॉर्मल सी बात है कि आपने, ये ग्लास स्लैब था, यहाँ पे आपने एक लाइट को क्या है, इंसिडेंट किया है। फिर ये एक सरफेस है, इस पे एक परपेंडिकुलर खींच दीजिए, जिसको आप क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। अब मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि तब रेयर से किसकी तरफ जाता है, एक तो डेंसर की तरफ, एक डेंसर से किसकी तरफ जाता है, रेयर की तरफ। तो अगर रेयर से डेंसर की तरफ अगर मूव कर रही है लाइट, तो वहाँ पे जो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है लाइट, टुवर्ड दी नॉर्मल। जैसे ये नॉर्मल है तो ये टुवर्ड दी नॉर्मल बेंड हो जाती है, ये दूर नहीं भागी उससे, मतलब अवे फ्रॉम दी नॉर्मल नहीं गई है लाइट, टुवर्ड दी नॉर्मल बेंड हो गई है। तो ये पूरा इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर क्या है, इसमें आपने फिर से एक नॉर्मल खींच दिया। फिर अब जो ये नॉर्मल है तो इसकी तरफ ना आते हुए अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जो है वो लाइट जाएगी।
ठीक है? अब एक्चुअल में जो लाइट है बच्चों वो सीधी-सीधी ऐसे आनी चाहिए थी अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता। तो ये जितना ये गैप आया है ना इसको आप क्या बोल देते हो लेटरल डिस्प्लेसमेंट इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो। तो जितना यहाँ पे डिस्टेंस का मतलब फ़र्क आया है, जितना डिफरेंस आया है उसको आप लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हो क्योंकि ये जो मीडियम है जो है उसकी चेंजमेंट की वजह से आया है क्योंकि अलग-अलग मीडियम की डेंसिटी अलग-अलग होती है, जो कि जैसे स्नेल्स लॉ ने हम जिसमें पढ़ते हैं। अब देखो क्या होता है उसमें, उन्होंने बोला कि जो साइन एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, उनका जो मतलब रेशियो रहता है जैसे साइन आई बाय में साइन आर जो होता है वो कांस्टेंट होता है बच्चों। वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तब तक आप मतलब कलर चेंज नहीं करते, मतलब इंटेंसिटी चेंज नहीं करते या मीडियम चेंज नहीं करते, तब तक ये जो एंगल रहेगा वो सेम रहने वाला है। ठीक है? फिर आप क्या बोलते हो यहाँ से कैलकुलेट करते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कैलकुलेट करते हो। इसको मान लीजिए मैंने एन से डिनोट किया है तो इसको बोलते हो कि वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन मीडियम जो भी आपने पहला मीडियम लिया है। क्या है? वेलोसिटी आपने वी मान लीजिए फर्स्ट मीडियम की आप बात कर रहे हो और वेलोसिटी जो सेकंड मीडियम में आप बात करोगे तो ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसको कैसे लिखोगे? n21 n21 और इसको ये v1 बाय में v2। इसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट मीडियम। ठीक है? अगर आपने लिखा n यहाँ पे n1 और 2 इसको आप लिख दोगे v2 बाय में v1। ठीक है? ये क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में सेकंड का, तो ये v2 बाय v1 ये इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है? और एक दूसरे का ये क्या होंगे? इन्वर्स होंगे। मतलब कि अगर मैं लिखूं n1 2 इज इक्वल टू 1 बाय n21। ठीक है? तो ये चीज़ आपको यहाँ से भी समझ में आई गई होगी। और ये रेयर और डेंसर का जो है वो चीज़ आपको, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है डायमंड का वो हाईएस्ट है अभी तक, मतलब 2.42 के आसपास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। किसका? जो अपने पास डायमंड होता है उसका। ठीक है ना? तो अब आपको जो चीज़ें हैं कनकेव लेंस और जो कनकेव कन्वेक्स लेंस और जो कनकेव लेंस है वो आपको पढ़ना है, जिसको आप स्फेरिकल लेंसेज आप बोलते हैं। ठीक है? ये अभी मैंने बता ही दिया ना आपको। चलो अभी हम बात करते हैं लेंसेज की। स्फेरिकल लेंसेज ये रहे। रूल लगभग वैसे ही रहेंगे। यहाँ पे भी आपको जो इमेज है वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए, पर पहले आपको ये पता हो कि कनकेव कौन-सा होता है, कन्वेक्स कौन-सा होता है। ठीक है? आपको ये जो दिख रहा है ये कन्वेक्स है लेंस। ठीक है? ये भी ध्यान रखिएगा, ये कन्वेक्स लेंस है। वैसे ये आप ये मान सकते हैं कि बाय स्फेरिकल उससे बने हुए हैं क्योंकि एक स्फीयर इनका यहाँ बनता है और एक इनका स्फीयर इस साइड बन जाता है। ठीक है? तो ये अपना कन्वेक्स लेंस होता है और ये वाला क्या होता है? कनकेव लेंस होता है। यहाँ पे कनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है बच्चों, और कनकेव मैंने ठीक बोला या पता नहीं। हाँ, अभी मैं फिर से बोल देती हूँ। कनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है। ठीक है? ये रहा कनकेव। ये कैसा देखो आपको दिख रहा है, लाइट को कैसा क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है। और जो कन्वेक्स होता है वो कैसा होता है? देखो यहाँ क्या कर रहा है, ये कन्वर्ज यहाँ पे कर रहा है। तो कन्वेक्स कन्वर्जिंग होता है और कनकेव डाइवर्जिंग होता है लेंस में। और मिरर में क्या था? टोटली उल्टा था। ठीक है? अब फिर हम वही कन्वेक्स लेंस की जो इमेज फॉर्मेशन की हम बात करते हैं। ये फिर से जो सेम एग्जैक्टली वही चीज़ें आ जाएंगी। देखो, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ठीक है? अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो यहाँ पे जो इमेज है फिर से वही फोकस पे बनेगी, रियल और इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे बनेगी। ठीक है? सेम यहाँ किसका? जो कनकेव मिरर के केस थे ना बच्चों, जो कनकेव मिरर के केस थे, एक कनकेव यहाँ लिख देते हैं। कनकेव मिरर के जो केस थे अब यहाँ पे वो कन्वेक्स लेंस के हो जाएंगे। ठीक है? तो ये आपको ये जो चार्ट है ये तब भी आप पेपर देने जाएंगे उस टाइम आपको ये रिवाइज ज़रूर करना है। ठीक है? अभी हम देख लेते हैं, अब बनी हुई होंगी। ये कनकेव। ठीक है, अब देखो यहाँ पे किस तरीके से लिया है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे मैंने बोला ना अभी 2 स्फीयर से मतलब ये चीज़ बनी हुई है। तो यहाँ पे
F1 बोला गया है, जैसे सेंटर ऑफ जो कर्वेचर है सेम, पर उसको नाम दिया गया है, जैसे ये F1 है ना तो इसको 2F1 दिया गया है, मतलब इसका डबल डिस्टेंस। तो ये F1 है तो ये 2F1 है, ये F2 है तो ये 2F2 है। जैसे इसको C1 नाम दे दोगे, इसको C2 नाम दे दोगे, यहाँ पे F लिखा गया है तो कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, सेम चीज़ है। फिर वही बात आ गई कि अगर आपने पैरेलल आया है प्रिंसिपल एक्सिस के, जो लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है, तो कहाँ पे मीट हो जाएंगी? फोकस पे। तो इमेज कहाँ पे बन गई बच्चों? फोकस पे बनी है। इमेज कैसी है? रियल है। और कैसी है यहाँ पे? इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ऊपर की तरफ नहीं बनेगी, मैंने सिर्फ ये बताया कि भाई यहाँ पे। और पॉइंट साइज यहाँ पे बनेगी हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बिल्कुल छोटी इमेज बनेगी, फोकस पे बनने वाली है, और कहाँ पे? बहुत छोटे साइज की ये बनने वाली है। ठीक है, इसका रिवर्स भी आप करोगे ना, कि अगर ऑब्जेक्ट मैंने फोकस पे तब रखा जाएगा तो वो कहाँ पे बन जाएगी? इन्फिनिटी पे बन जाएगी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है, फिर से वही बात आ गई कि इस जो ये 2F1 है ना, इसके यहाँ पीछे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, जैसे ये रख दिया ना इन्होंने यहाँ पे, हम वही केस बना रहे हैं सारे, कि इसके पीछे रखा है, मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसके पीछे यहाँ पे रखा हुआ है। तो इमेज बता दो किस कहाँ बनेगी? फोकस और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके बीच में बनेगी। ठीक है, यही तो था। अगर हम इस सेंटर के और इस फोकस के बीच में अगर अब ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो आपको पता है ना इस कर्वेचर के पीछे इमेज बनेगी हमारी। तो देखो, यहाँ एक केस भी होगा, ये रहा, ये रहा ना, बिल्कुल इसका रिवर्स है, कि तब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ पे बन जाएगी? इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। और कैसी बनेंगी? सारी अभी रियल और इन्वर्टेड बनेंगी, और जितना पास लेते आते जाओगे उतना जो साइज है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट को रखा है तो इमेज भी कहाँ बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रियल बनेगी। और कैसी बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी। रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और साइज अगर, क्योंकि सेंटर पे है तो सेंटर पे ही बनी है तो सेम साइज का जो इमेज है वो बन जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया ना? फिर ये वाला मैंने अभी आपको बता ही दिया, कि अगर इस सेंटर और फोकस के बीच में रखते हो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे इमेज जो है वो बन जाती है। फिर क्या है, अगर आपने फोकस पे रख दिया तो कहाँ पे बन जाएगी? इन्फिनिटी पे बन जाएगी, जो कि हाईली एनलार्ज और रियल और इन्वर्टेड होगी। फिर वही एक केस आ जाएगा कि तब आप किस पे रख देते हो? फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रख देते हो, तो वहां पे अब जो आप सोच रहे थे कि भाई यहाँ मिलेगी, तो ये तो बिल्कुल डाइवर्जिंग ऐसे हो गया, ये तो नहीं मिल रही यहाँ पे, तो आप उसको कहीं ऐसे पीछे ऐसे मिलाओगे, जैसे ये मिला रखी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड इमेज बन रही है, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड क्या बन रहा है? इमेज बन रही है। तो यहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट, आप इसको बोलोगे सीधी बन गई ना, पर ये कैसी बनी है? वर्चुअल और इरेक्ट यहाँ पे बनी है। ठीक है, ये मैग्नीफाई जो लेंसेज होते हैं, मतलब इसी के पर्पस, मतलब इसी प्रॉपर्टी को देख के मतलब वो बनाए जाते हैं, क्योंकि एक तो एनलार्ज हो गई और इरेक्ट भी हो जाएगी, इमेज तो बनी रही है बहुत हाईली एनलार्ज, तो मैग्नीफाई लेंस इसी प्रॉपर्टी का यूज करके बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर सेम केसेस जो अपना किस में बनेंगे? अभी जो कनकेव लेंस है उसमें हमें देखने हैं, उसमें दो ही केस बनेंगे बच्चों। ठीक है, उसके दो ही केसेस हैं, यही तो है, ये रहे। ठीक है, इसमें वर्चुअल और इरेक्ट बनेंगी, दोनों ही क्या बन जाएंगी? वर्चुअल और इरेक्ट बनेंगी। अब यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी से आ रही हैं तो फोकस पे बन जाएंगी, और जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को रखे हुए उसी साइड इमेज बन रही है, तो वर्चुअल है और इरेक्ट है। सेम यहाँ पे वो चीज़ हो गई। अब आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख लीजिए, उसी साइड इमेज बनने वाली है, वर्चुअल और इरेक्ट ही बनेगी। ठीक है, साइज जो है वो छोटा रहेगा इसका भी। ठीक है, तो ये जो कन्वेक्स मिरर में था, यहाँ पे वो कनकेव लेंस में हो गया है। अब यहाँ पे आपको साइन कन्वेंशंस जो हैं वो आपको देखने हैं, और जो फॉर्मूला होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे लेंस फार्मूला में और उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, वहाँ पे प्लस था, और बच्चों यहाँ पे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये चीज़ आ गई है। वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या आ गया है? माइनस आ गया है। और यहाँ मैग्नीफिकेशन के फार्मूले में डिफरेंस आ जाएगा, वहाँ पे माइनस था, यहाँ पे क्या रह जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, v/u, वहाँ पे था माइनस v/u। ये चीज़ सेम है, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहने वाला है। वही पावर, आप एक होता है बच्चों पावर का फॉर्मूला, पावर जो होती है वो इन्वर्सली होती है फोकल लेंथ के
ठीक है। पावर अगर आपसे निकलवाई जाए तो 1/f होता है। फोकल लेंथ दे रखी है, पावर निकलवाई जाए तो P इज इक्वल टू 1/f आप इसको बोलते हैं। और SI यूनिट पावर की जो डायोप्टर होती है बच्चों, जिसको D से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे? D से। डायोप्टर आप उसको बोलते हैं। जो पावर होती है कन्वेक्स लेंस की, कन्वेक्स की वो पॉजिटिव होती है, और पावर जो कनकेव लेंस की होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है।